नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। एक परिवार जो होली के एक रात पहले बाजार निकलता है होली के रंगों की खरीदारी करने, ताकि अगले दिन वो अपने परिवार के साथ खुशियों के रंग बिखेर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल मौत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। बेकाबू, बेतहाशा और नशे में धुत वडोदरा का दिल दहला देने वाला हिट एंड रन केस। तेज रफ्तार ब्लैक वॉक्सवैगन वर्टिस, स्टीयरिंग पर नशे में धुत रक्षित चौरसिया, सड़क पर एक मासूम परिवार और अगले ही पल एक महिला की मौत और 7 लोग बुरी तरह से घायल। कुछ इसी तरह के भयानक तस्वीरें हमें 13 मार्च की रात को देखने को मिली, जिसने ना केवल वडोदरा और गुजरात को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। होली के एक रात पहले वडोदरा की सड़कों पर रक्षित चौरसिया द्वारा खून की होली खेली गई और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि अमीरी के घमंड में इंसानियत को कुचल देने वाली वहशियत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक महिला की जान लेने के बाद और 7 लोगों को बुरी तरह से घायल करने के बाद रक्षित चौरसिया का अनदर राउंड वाला तमाशा तो आप सभी ने देखा। इस वक्त पूरे देश में रक्षित चौरसिया का कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी इसकी गूंज है। कोई रक्षित के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है तो कोई उम्र कैद की सजा। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में रक्षित चौरसिया को कड़ी सजा मिलेगी, या फिर पुणे पोर्शे केस की तरह रक्षित को भी 300 वर्ड का माफीनामा पत्र लिखकर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रक्षित भी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत में कई वर्षों से यही चलते आ रहा है। कभी किसी रईस जादे की तेज रफ्तार किसी की जिंदगी कुचल देती है, तो कभी शराब में धुत कोई नवाबजादा उसकी गाड़ी सड़क पर मौत का तांडव मचाती है और अंजाम कुछ माफीनामे, पॉलिटिकल कनेक्शन और कुछ डोनेशन, और फिर सब अंत। मरे हुए जिस्मों का कोई मोल नहीं होता, लेकिन कातिल के जेब में पड़े नोट हर किसी की जुबान खरीद लेती है। इस वक्त रक्षित चौरसिया जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं और उनके तरफ से कई बयान आए हैं पब्लिक के सामने, और सवाल यही उठते हैं कि रक्षित चौरसिया को क्या सजा मिलेगी। तो इस सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि रक्षित चौरसिया ने जितने भी कारनामे किए हैं उसके हिसाब से लीगली उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और इसी के लिए इस वक्त हमारे साथ अवधूत सुमन जी मौजूद हैं, जो एक लॉयर हैं। तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं रक्षित चौरसिया केस के बारे में और लीगली लॉ के हिसाब से उन्हें कैसी सजा होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। सर, जैसा कि आप चारों तरफ अभी सुन रहे होंगे, रक्षित चौरसिया, अनदर राउंड, निकिता कौर, यही सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस केस के बारे में आपका क्या कहना है एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से। जो एफआईआर दाखिल हुई है उस एफआईआर को पढ़ के हम कह सकते हैं कि कौन सी सेक्शंस उसमें अप्लाई की गई है, मगर जब तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है अभी जेएमसीओ एफआईआर दर्ज हो गई होगी। दर्ज करने के बाद उसको जेएमसी कोर्ट में रखा गया होगा। उसमें मोस्ट प्रोबेबली 308 नाम का जो सेक्शन है वो भी, सो कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो मैं समझता हूँ कि जिस सेक्शंस को पुलिस ने अप्लाई किया होगा और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस अभी तो अच्छा और पुख्ता काम कर रही है। मगर जो आपने बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें एक बहुत स्पष्ट बात कहता हूं मैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा वाक्य कह दिया कि खीसे में पड़ी हुई करेंसी नोट, स्माइलिंग फेस ऑफ महात्मा गांधी, वो उनकी जुबान खरीद सकती है। तो मोरालिटी कैन बी परचेज बाय मनी,
अनफॉर्चुनेटली ये समय की एक बहुत दुर्दैवी परिस्थिति है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एडवर्सरियल सिस्टम है और इसमें जिन लोगों की हत्या हुई, जिन लोगों को लगा, उन लोगों का कोर्ट में प्रामाणिकता से जो हुआ वही बोलना इसकी अपेक्षाएं है। जैसे आप जानते ही है कि ये एडवर्सरियल सिस्टम होने की वजह से जो गवाह है, जो विटनेसेस है, जो एविडेंसेस है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी प्रामाणिकता, उसका सातत्य, उसकी ऑनेस्टी, ये किसी भी केस, इसकी बात छोड़िए, एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी केस में किसको कितनी सजा हो जाए उसका मूल संबंध पाया रूप एविडेंस से होता है, क्योंकि ये एडवर्सरियल सिस्टम है, अंग्रेजों ने दी हुई सिस्टम है। उसमें टू प्रूव इज अ ड्यूटी, तो प्रूविंग इज अ प्रोसेस की जिसमें जो भी विटनेसेस है, जो विटनेसेस ने ये देखा, उनको पुलिस एज अ विटनेस, एज अ साक्षी वो केस में ट्रायल में प्रोड्यूस करेगी। तो उस वक्त उस विटनेसेस ने समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों की जान चली गई, तो जो चीज हम निर्माण नहीं कर सकते उसको रक्षित के दुष्कृत्य से छीन लिया गया है। तो किसी भी हालत में किसी का जीव चला गया है, जिसको लगा, उसकी कीमत रुपया छोड़िए डायमंड डॉलर में भी नहीं गिनी जा सकती। मगर ये जुडिशियल सिस्टम, ये लीगल सिस्टम का एक दुर्दैव है कि जो जुबान अपने बोली की खरीदी जा सकती है वैसा नहीं हो। इसीलिए मूलभूत रूप से टू मेक द लॉ इफेक्टिव यू शुड हैव द इफेक्टिव एविडेंस। तो एविडेंस इफेक्टिव हो, इसके लिए पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो इन्वेस्टिगेशन में जो प्राप्त होंगे उसको ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार से ये अकस्मात हुआ और इस अकस्मात के जो प्राइमा फेसी प्रथम दर्शनीय हकीकतें बाहर आती है, उसमें तो रक्षित को 100% जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो होनी ही है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर जैसे मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, दैट इज अ जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजर। आई एम सॉरी, आई एम एन एडवोकेट, आई एम वेरी क्लियर कि क्या होना चाहिए। ये भविष्य काल के लिए आप पूछे तो इसमें जितनी भी सजा हो, किसी भी कोर्ट में वो चले, उसको मैक्सिमम सजा देना ये आवश्यक है, क्योंकि कितनी सजा देना ये सिर्फ एविडेंस के ऊपर नहीं, आखिरकार इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ जजमेंट बाय द जज। तो ऐसे गंभीर, जिसमें उसने यदि अकस्मात हो गया, मैं गाड़ी चला रहा हूं, भूल से हो गया, बात अलग है, ये नशे में धुत गाड़ी चलाना और उससे अकस्मात की निर्मित होना, इसको ज्यादा गंभीर रूप से देख के जितनी ज्यादा मैक्सिमम सजा हो वही अपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन एक्सीडेंट आउट ऑफ another offense which unfortunately relates to a social evil of consuming liquor, ये दारू का सेवन करके गाड़ी चलाना। तो इसमें तो मैं ऐसा भी मानता हूं कि रक्षित जितना जवाबदार है उतना ही, या तो शायद उससे ज्यादा, उसके माता पिता को भी सोशल जवाबदार समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि समाज में दूषण तो सब है, उस दूषण का परिणाम यदि किसी नागरिक के ऊपर होता है तो वो दूषण जितना जवाबदार है उतना वो नागरिक जवाबदार है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यही परवरिश की क्या मैंने, तो ऐसे उसमें अनेक एंगल है। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि रक्षित को क्या हो जाए, तो इसका सवाल यदि लॉ को पूछा जाए, बीइंग अ लॉयर, तो आई एम वेरी क्लियर दैट ही हैज गॉट टू बी पनिश्ड इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस। और जो जिस जगह पे हुआ वहां पे सीसीटीवी से लेके सब वस्तुएं वहां पे पुरावा के एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होगी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई क्षति या उसमें कोई एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऐसा हो सकता है। मगर जैसे मैंने बताया कि आखिरकार एविडेंस में जिन लोगों की कंप्लेंट है उन लोगों को भी अपनी कंप्लेंट के साथ, अपने एविडेंस के साथ प्रामाणिकता से सातत्यता रखनी चाहिए, तभी उसके परिणाम आ सकते हैं। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप एक लॉयर हैं और रक्षित चौरसिया, अभी बताया जा रहा है कि जो उनके पिता हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वाराणसी में उनका नल का कारोबार है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक लॉयर को जरूर हायर करेंगे। तो अब रक्षित चौरसिया का जो बयान आया तो उन्होंने एक चीज बोली कि एयरबैग्स, जो वो गाड़ी चला रहे थे वो एयरबैग्स तुरंत खुल गए और उसके बाद उन्हें कुछ दिखा ही नहीं आगे का, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, एयरबैग्स की गलती है। तो क्या अब उन्हें बचाने के लिए ये जो कार का जो सिस्टम है उस पे भी दोष डाला जा सकता है, या इस चक्कर में वो बच के निकल पाएंगे? मैं जब तक
इसमें आपके सवाल में दो चीज आई। एक तो उसके पिताजी बहुत बड़े कारोबार करते हैं, अमीर है, और दूसरा एयरबैग्स खुल गई। जब तक मैं टेक्नोलॉजी का मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एयरबैग्स तब खुलती है जब कार बैंग या तो डैश होती है। तो एयरबैग्स खुलने के पहले डैश हुआ है, ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। और उनको दिखा नहीं, तो दिखने के लिए उनकी जो गति है वो वॉक्सवैगन विदेशी गाड़ी होने की वजह से उसका यदि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो जिस वक्त अकस्मात हुआ तब उसकी गति क्या थी वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से मिल सकता है। तो यदि मुझे दिखता भी है तो मेरी कार की गति ये बता देती है कि वो जब बैग्स खुली। तो ये सब जो डिफेंस है उनके स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट शायद उनको, जैसे ये एडवर्सरियल सिस्टम में किसी वकील साहब ने डिफेंस खड़ा करने के लिए बता भी दिए होंगे, मगर जैसे मैंने बताया यदि कार का खुद का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और बैग्स कब खुलती है इसका टेक्नोलॉजिकल आंसर ये डिफेंस को वीक कर सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। रही बात अमीरी की, उनके पिताजी के पैसों की, तो एक बात मुझे आपको स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए कि इतिहास के पन्ने में इस देश में गुजर गए वो प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव भी विटनेस एविडेंस में नाते आए थे, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे भी आए थे। और ये सुनने में शायद वेदना हो तो उसके लिए क्षमा मांग के मैं कहता हूं, अपने अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री भी ऐसी ही प्रक्रिया इसी प्रोसेस में फेस करके एकदम स्वच्छ रूप से बाहर आ गए, 2 दिन पहले उन्होंने बताया। तो सिस्टम में गलती नहीं है, सिस्टम में गलती नहीं है, जो प्रक्रिया है उसमें गलती नहीं है, उसके साथ जोड़ने वाले लोग, जैसे रक्षित के पिताजी के पास धन है तो वो धन का मेरे पर असर आना चाहिए क्या? यदि मैं कंप्लेनेंट हूं तो इफ माय मोरालिटी इज मोर पावरफुल देन महात्मा गांधी, आई एम टेलिंग नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ सिंबल ऑफ अ रूपी। तो इफ माय मोरालिटी इज मोर पावरफुल देन महात्मा गांधी, देन रक्षित के पिता के पास कितना पैसा है, वो पैसे की क्वांटिटी और मेरे मोरालिटी के क्वांटिटी, ये दोनों को कंपेयर करें तो इस देश में जो इतिहास है कि इतने बड़े बड़े लोग यदि ट्रायल में आ गए, और तो क्या नरसिंह राव जी, बाला साहेब ठाकरे जी और वर्तमान प्रधानमंत्री, सब लोगों ने ये लॉ फेस किया, और जिनके पास नैतिकता थी वो लॉ की टेस्ट पास करके आज हमारे बीच में है भी। तो मैं नहीं समझता कि लीगल सिस्टम में कोई डिफेक्ट है, मगर उसका यूज वो एक साधन है, यदि वो साधन का दुरुपयोग करने का सोच लिया तो सब गलत होता है। अच्छा, मैं इसमें एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी कि अभी काफी दिनों से ये चर्चा में आया कि ऐसे मीडिया इंटरेक्शन अलाउ नहीं होता, जैसे कि रक्षित चौरसिया ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया, पब्लिक के सामने, मतलब उन्होंने अपने आप को एक तरह से जस्टिफाई किया है, जो चीजें अलाउ नहीं होती। तो इस केस में फिर ये चीजें कैसे अलाउ हुई होगी, या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इसके संदर्भ में पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रिकॉशन मेंटेन करने चाहिए। उसमें आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक पूरा प्रोसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन विद द एक्यूज एक्सेप्ट हिज एडवोकेट, नन शुड बी अलाउड टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, और यदि हुआ है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और अब एक और बात भी सामने बाहर आ रही है कि जैसे कि रक्षित चौरसिया ने गाड़ी से निकलते ही बहुत सारी चीजें करी, ओम नमः शिवाय, अनदर राउंड, ये शब्द उन्होंने बहुत ही रिपीटिव मोड पे कहा, और अभी कुछ लोग उसे एक फिल्म से जोड़ रहे हैं। अनदर राउंड करके एक फिल्म है जहां पे जो 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें वो 4 दोस्त एक एल्कोहल कंज्यूम करते हैं और वो लेवल बरकरार रखने के लिए वो पूरी मूवी उसी पे आधारित है। तो अब ये आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने जानबूझकर ये दिखाने के लिए किया है कि वो मेंटली सिक हैं, या वो उस मूवी से बहुत ज्यादा प्रेरणा ले चुके हैं, या इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है आपके विचार से? प्रेरणा शब्द मत यूज करिए, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अफेक्टेड, दुष्परिणाम। तो माफ करिए मेरे को, ऐसी मूवीज देखना और ये मूवी देख के उसका परिणाम मेरे पर होना, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि रक्षित की खुद की मानसिकता ही ऐसी है कि हम ऐसी चलचित्र, ऐसे सिनेमा देखें जिसका परिणाम मेरे शरीर, मेरे दिमाग पर हो। तो बाहर आके उसने जो भी किया, वो तो यदि वीडियोग्राफी है तो वो तो उसका 100% प्रूफ है कि यदि सिनेमा का परिणाम असर मेरे ऊपर होता है तो माफ करिए मेरे को, बैंडिट क्वीन में बलात्कार दिखाया गया है, मगर मैं तो हर स्त्री में मेरी माँ और बहन देखता हूँ। क्यों?
तो यदि थर्ड ग्रेड सिनेमा का परिणाम मेरे मन के ऊपर होता है तो ये सोचना चाहिए कि दे आर द क्रिमिनल्स बाय माइंड एंड नॉट क्रिमिनल्स बाय बॉडी। वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उसने जो भी कार से बाहर आके किया वो तो इनफैक्ट दैट शुड बी यूज्ड एज अ मोर इफेक्टिव एविडेंस दैट व्हेन ही एंटर्ड इन द कार फ्रॉम दैट मोमेंट। और यदि अनदर राउंड शब्द रिपीटेडली बोला है तो कॉरोबोरेटिव एविडेंस नाम की एक संकल्पना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो उस कॉरोबोरेटिव एविडेंस या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के एलिमेंट के लिए ये जो उसने तमाशा किया उसको कोरिलेट करना चाहिए। और जो उनके साथ उनके दोस्त थे प्रांशु चौहान जिनका नाम बताया जा रहा है, तो अब उनके बारे में तो कुछ भी अभी पता नहीं लग पा रहा है और कार भी उनकी ही थी, तो उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि वो उनके साथ बैठे हुए थे, उस वक्त वो मौजूद थे, वो उन्हें रोक भी सकते थे बट उन्होंने नहीं रोका। कार का ओनर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, दैट इज अ प्राइमरी लॉ। बिकॉज एनी प्रॉपर्टी विच इज रिस्की, लाइसेंस किसका मिलता है? कार का मिलता है। लाइसेंस किसका मिलता है? रिवॉल्वर का मिलता है। तो लाइसेंस उसी चीज का मिलता है जिसका अस्तित्व रिस्की हो। माफ करिए, मेरे को पेन का लाइसेंस नहीं होता मगर पिस्टल का लाइसेंस होता है। तो जो भी उसका ओनर है, प्रांशु है, मैं नहीं जानता, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा आरटीओ में। जो भी ओनर है वो यदि बाजू में बैठा है या नहीं बैठा है, ही वुड बी लायबल, दैट इज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ही एज अ ओनर वुड डेफिनेटली बी लायबल। और आपने कहा वो बाजू में बैठे थे, वो उनको रोक सकते थे, तो उसमें तो मैं बहुत साफ विचार करता हूं कि जिस आदमी के साथ में बैठा हूं, जिसने यदि अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसके साथ में बैठा हूं, तो संगति संगत दोषी है ना। मैं नहीं जानता प्रांशु ने अल्कोहल कंज्यूम किया था या नहीं किया था। यदि मैं किसी आदमी को मेरा व्हीकल दे दूं, जो आदमी उसका दुरुपयोग करे, तो मेरा विकैरियस एज अ ओनर लायबिलिटी लॉ में है, वो आएगी ही आएगी, उसमें कोई शंका मुझे नहीं लगती। सर, इतिहास गवाह है कि पॉलिटिकल कनेक्शन और बिजनेसमैन के जो बेटे होते हैं वो हर बार ऐसे मासूमों की जान ले लेते हैं और हमेशा बच के निकल जाते हैं, और खासकर ये यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर, इस पे कुछ लॉज नहीं बनने चाहिए कानून की तरफ से? देखो, यदि आपका ये सवाल है तो मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट और जो नया लॉ बना अभी रिप्लेसिंग इंडियन पेनल कोड, तो नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसमें मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ ऐसे प्रावधान ऐड कर सकते हैं कि जिसमें सामान्य अकस्मात और अल्कोहल या तो ऐसे कोई पदार्थ से जिसके ऊपर परिणाम आया है उससे हुआ अकस्मात, उसमें फर्क करना चाहिए। क्योंकि अकस्मात का संबंध केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस से है। आप मुझे माफ करिए, यदि आदमी भूल से अकस्मात हो जाता है, जो होता भी है, तो उसके लिए प्रावधान अलग रखना चाहिए। यदि अकस्मात के साथ यदि ऐसा कोई पदार्थ आपके शरीर में से निकले, उसका परिणाम यदि आप केयरलेस और नेग्लिजेंस हो गए, मैं भी नेग्लिजेंट, कुछ काम हो सकता है मेरे से, कांच टूट गया तो होटल में यदि अच्छा कोई फ्लावर वास टूट गया तो होटल वाला मुझे उस फ्लावर वास का पैसा मांगेगा, मैं उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो जैसे ये परिस्थिति है उसमें कुछ अलग प्रावधान सोच सकते हैं। जैसे अभी मोटर व्हीकल्स एक्ट में उनके मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि आपका 3 बार यदि ऑफेंस हो गया तो आपका लाइसेंस हम सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो प्रावधान अभी आए हैं ये मोटर व्हीकल एक्ट में पहले नहीं थे। पूरे जिंदगी में 30 बार एक्सीडेंट करूं कुछ नहीं होता था, अभी 3 बार एक्सीडेंट हो तो मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट आ गया। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट आ गया कि यदि समझो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट थे कि भाई ठीक है, लाइसेंस नहीं है तो क्या नुकसान हो गया, उसको पैसा दे दो। अभी द अमेंडमेंट हैज ब्रॉट इन, तो वंस नो लाइसेंस नो कॉम्पेंसेशन। तो यदि आपकी व्हीकल है, आपने अथॉरिटी दिया किसी को, यू विल हैव टू पे फॉर दैट। ऐसे ड्रास्टिक प्रोविजन ये जो परिस्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाना चाहिए, दैट इफ द ऑफेंस इज प्रूव्ड टू हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और एनी अदर psychopathic substance, then it will be treated differently, because that is not an ordinary negligence and carelessness but a negligence added with the culpable criminal mindset. और सर, रक्षित चौरसिया केस में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें ये देखा जा रहा है कि जब वो अपने दोस्त के घर से बाहर निकल रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें गाड़ी सही ढंग से चलाने नहीं आती, और सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि उनके दोस्त के रोकने के बावजूद उनके हाथ में एक बोतल भी थी,
फिर भी वो कार चला रहे थे। तो क्या ये अब इसे हम एक सोचा समझा मर्डर कह सकते हैं? नहीं, देखो, मर्डर के बारे में मेरा एक बहुत साफ मानना है कि उसमें तो एक क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस में एलिमेंट है मेंस रिया, इंटेंशन टू डू। तो यदि रक्षित चौरसिया और जो बहन जी का देहावसान हुआ है, जिनको लगा, उनके बीच ये अकस्मात होने से पहले यदि कोई ऐसी घटना बनी हो जिससे रक्षित का उनसे कोई दुश्मनी, कोई एनमिटी, कोई हेतु, तो फिर वो मर्डर हो सकता है। क्योंकि मर्डर की व्याख्या में जैसे मैंने बताया, एन इंटेंशन टू किल, अ मोटिव टू किल, हियर आई बिलीव दैट रियली मे नॉट बी अवेलेबल, दो द एक्शन इज ग्रेव। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि मोटर व्हीकल एक्ट और एप्लीकेबल पीनल लॉ में ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिए दैट इफ द डेथ अकर्स, अभी 308 में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन है नहीं, यदि वो क्लासिफिकेशन किया जाए तो शायद ऐसे प्रावधानों की शक्ति बढ़े। आज के मेरे विचारों को मैं विराम दूं, उसके पहले दो चीज मुझे कहनी आवश्यक लगती है कि कोई भी लॉ आदमी को रेगुलेट कर सकता है। आप मुझे माफ करिए, दुर्दैव इस देश का और समाज का कि लिव इन रिलेशनशिप की परवानगी दी गई है, मगर वो परवानगी से मैरिज नाम की संस्था मर नहीं गई है। अभी भी लोगों में संस्कार है। वैसे ही ये दारू का व्यसन या तो दारू का अस्तित्व, इससे आदमी के जीवन की बर्बादी, ये जो है, इसमें दारू की निर्मित करने से लेके दारू पीने वाले लोगों के बीच की पूरी कड़ियां, उसको कैसे संयमित, नियमित, नियंत्रित किया जाए, उसका विचार करना चाहिए। और एक महत्व की बात बोल दूं तो रक्षित यदि गुनहगार है तो उनके माँ बाप जिन्होंने ऐसी प्रजा निर्माण की, फ्लैट, फोन, कंप्यूटर, फर्नीचर खरीदने के लिए हम मुहूर्त देखते हैं, क्या प्रजा संतति निर्माण करने के लिए मेरे माता पिता के नाम से कोई जवाबदारी नहीं है क्या? मेरा बेटा वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा उस देश का नागरिक है जिस देश का मैं अनाज खाता हूं। ऐसी सामाजिक जब तक जवाबदारी हमारे दिल दिमाग में नहीं आती तब तक ये चलता ही रहेगा। ईश्वर करे सबको सन्मति हो। अवधूत सुमन जी की बात से ये साफ हो गया है कि पैसे और ताकत के दम पे किसी भी इंसाफ को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन ये भी अब हमारे हाथ में है कि हम रक्षित चौरसिया के केस को लेकर प्रदर्शन कितने दिनों तक जारी रखते हैं। क्या हम इसे कुछ महीनों बाद भूल जाएंगे? ये सवाल है और जवाब भी आपके ही हाथ में है। और कानून को भी सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई करनी होगी, सजा देनी होगी, ताकि भविष्य में हमें सड़कों पर रक्षित चौरसिया जैसे लोग देखने को ना मिले और किसी मासूम को अपनी जिंदगी गंवाना ना पड़े। और रक्षित चौरसिया केस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।